क्या हाल चाल है। आज थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी दोस्तों। अभी रोशन सर बुला लिए थे, पूछ रहे थे कैसे पढ़ा रहे, कल जैसे सब में पढ़ाते वैसी तरह पढ़ा रहे। फीडबैक लगा तो आप लोग बोल दीजिएगा मस्त पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। हाँ, बोले केमिस्ट्री को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए। तो आप लोग को बता ही दिए थे कि तो चैप्टर बायोलॉजी खत्म करेंगे, फिर एक चैप्टर, फिर दो बायोलॉजी, फिर एक केमिस्ट्री। अब परीक्षा को वो डेट नहीं है, आपको सर भी बताए होंगे। और सर को बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उसके जो निजी सचिव है, उनसे डायरेक्ट बात, मतलब इस तरह की बात नहीं, मतलब कोई चीज फर्जी हो जाता है तो डायरेक्ट उनसे पूछ लेते कि क्या ये सही है न्यूज, तो बोल देते कि नहीं ये फर्जी है। इस तरह फर्जी डेट निकला था कि नहीं? तो बहुत पटना के बहुत सम्मानित शिक्षक, जिनका साख हमसे भी ज्यादा है, वो भी करे कि नहीं यही में परीक्षा डेट होगा, वो एकदम फर्जी। हाँ। तो सूक्ष्म जीव पढ़ रहे थे ना, खत्म हो गया था वायरस। कैसा लगा वायरस? बहुत डेंजर, डेंजर ही डेंजर। नहीं था, देख रहे ना जो भी रोग फैलाता है अंतिम अंतिम दौर में पहुंचा देता है। और सबसे खतरनाक रेबीज है ना, उसमें तो पागल होके लोग मरता है। पोलियो में तो ये होता है कि बच भी जाता, हाथ पड़ गया लेकिन दिमाग सही है। लेकिन रेबीज में तो पगला के जान मार के तब मारता है, इतना खतरनाक रोग है। और सबसे खतरनाक तो एड्स है। हल्ला, हल्ला करने का चीज है। बार बार हम कह रहे हैं दोस्तों, पढ़ाई बहुत गंभीरता की चीज। आप इंटर मैट्रिक का पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, सोचने वाली चीज है। और आप बिहार पुलिस बनिएगा तो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, और हम चाहते हैं इस जिम्मेदारी को आप क्लास से ही समझे। हल्ला करना चाहिए, हल्ला करने के लिए बहुत जगह है। जहां हल्ला करना चाहिए वहां तो आप लोग करते नहीं है। सड़क पर किसी को पीट रहा है तब हल्ला करिए तो एक सही बात होगी। सड़क पर किसी को पीट रहा है तब सब लड़का जो भी अभी हल्ला करे सब मुंह बंद हो रहा, क्या हो रहा है। इन्हें कम से कम मोबाइल निकाल कर डायल 112 पर भी कॉल करे कि सर यहाँ मार हो रहा है, जल्दी से पुलिस भेजिए, वो भी नहीं। तब गली देके भागेगा। क्लासरूम जहां गंभीर होकर एक एक बातों को सुननी चाहिए, वहां आप लोग हल्ला कर देते। सड़क पर जहां पर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है वहां पर खड़ा होकर हल्ला करना है, कुछ नहीं करना, मोबाइल निकाल कर डायल 112 को कॉल करना, वो भी आप लोग नहीं करते। ये सोचने वाली बात है। सड़क पर किसी महिला के साथ अपमान हो रहा है तब आपको बोलनी चाहिए, तब आप मुंह बंद करके रहते हैं। तब आप सोचते हैं कि नहीं नहीं हमको क्या लेना देना है, पटना से नौकरी होगा, हम पटना से जाएंगे, पटना मरे टूटे हमको क्या मतलब। तभी नहीं सोचते आप लोग। हल्ला बिल्कुल नहीं करता। हल्ला करने वाला कोचिंग सब है, वहां जाइए हल्ला करिए, कोई मना नहीं है वहां पर। और हल्ला करवाता है मास्टर ही हल्ला करवाता है। लेकिन क्या इससे आपकी पढ़ाई का लेवल सुधर जाएगा? सुधर जाएगा? तो बिल्कुल एक एक बात को गंभीर पूर्वक सुनना है। और कमेंट थोड़ा ठीक ठाक कमेंट करिए, बहुत कमेंट में गालियों बक देता है। अभी देखिए कमेंट हम देख रहे थे कि सर कट्टा कहाँ मिलता है। गजब है। ठीक है, कट्टा कहाँ मिलता है, नील का ड्रम कहाँ मिलता है, ये सब चीज का है पूछ रहे हैं। ठीक है, हल्ला मत करो। तो अब आते हैं मूल विषय पर, आते हैं। वैसे ही लेट हो गए हैं आज, आगे से कल से ऐसा नहीं होगा।
तो हमने अब तक 3 सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़े, थायरॉइड के बारे में, प्रियन के बारे में, वायरस के बारे में। और तीनों सूक्ष्म जीव में एक समानता यह है कि तीनों ही नन सेलुलर है। वायरस में भी सेल नहीं है, थायरॉइड में भी सेल नहीं है, और प्रियन में भी सेल नहीं है। अब तक हम तो यही जान रहे थे कि जो सजीव होगा उसमें सेल होगा, लेकिन ये जो 3 सूक्ष्म जीव पड़े हैं ये पूरी तरह से सजीव नहीं है, केवल सजीव के कुछ गुणों को अपने में धारण किए हुए है और नन सेलुलर है। और जो नन सेलुलर होते हैं वो स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम है, वो किसी न किसी के शरीर में घुस के ही रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वायरस की बात करिएगा, वायरस तब है जब वो या तो प्लांट के शरीर में है या फिर एनिमल के शरीर में। प्लांट और एनिमल के शरीर से अगर वायरस को हम निकाल दे तो वायरस बिल्कुल निर्जीव बन जाएगा, बिल्कुल क्या बन जाएगा, निर्जीव बन जाएगा। और ऐसे वायरस को वायरस ना कह के वीरियन कहते। जब पौधे और जंतु के कोशिका से वायरस को हम बाहर कर देंगे तो वायरस बिल्कुल क्या हो जाएगा, और ऐसे वायरस को वीरियन कहते हैं। तो ये भी एक जानने वाली बात है कि वायरस को वायरस तब कहेंगे जब वह तो प्लांट के सेल में है, या फिर अगर सेल से हम वायरस को हटा दे तब तो वो वायरस नहीं है, तब ऐसे वायरस को क्या कहते हैं, वीरियन कहते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आज हम एक नए सूक्ष्म जीव की बात करेंगे और इस सूक्ष्म जीव का नाम है बैक्टीरिया। ये बोर्ड पर अभी भी मेरा जो है ना हाथ पूरी तरह से नहीं जमा। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु क्या है, तो ये भी सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया भी क्या है, सूक्ष्म जीव है। और इस बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव की खोज सबसे पहले 1675 में कब हुआ था, 1675 में कब हुआ था। और इस बैक्टीरिया की खोज 1675 में किया गया था ल्यूवेनहुक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, ल्यूवेनहुक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, ल्यूवेनहुक के द्वारा। ल्यूवेनहुक के द्वारा बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, जिस सूक्ष्म जीव की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने किया था। हालांकि उन्होंने बैक्टीरिया की खोज 1675 में ही कर ली थी, लेकिन अपने खोज की पुष्टि उन्होंने कब की थी, 1683 में। खोज लिया था 1675 में, लेकिन खोजने की पुष्टि कब की थी, 1683 में उन्होंने पुष्टि की कि हाँ हमने बैक्टीरिया खोजा। और सूक्ष्म जीवों की दुनिया में सबसे पहले जिस सूक्ष्म जीव को खोजा गया वो कौन था, बैक्टीरिया था। अब इससे पहले वायरस की बात कहते, वायरस का खोज भी बैक्टीरिया के बाद हुआ। वायरस का खोज बैक्टीरिया के बाद हुआ। तो बैक्टीरिया पहला सूक्ष्म जीव है जिन्हें वैज्ञानिकों ने सबसे पहले खोजा। सबसे पहले खोजे जाने वाला सूक्ष्म जीव कौन है, जिसको किसने खोजा, और ल्यूवेनहुक ने जब बैक्टीरिया को खोजा तो बैक्टीरिया के रूप में वो पहली बार जीवित कोशिका की खोज की।
आप सेल वाले चैप्टर में पढ़े थे कि पहली जीवित कोशिका का खोज करने वाले कौन थे? तो जीवित कोशिका के रूप में वो सबसे पहले किसको खोजे थे? पहला खोजा गया सूक्ष्म जीव कौन है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के खोजने के साथ ही सूक्ष्म जीवों की दुनिया की शुरुआत हुई। इसीलिए ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? ल्यूवेनहुक। सूक्ष्म जीवों की पढ़ने की शुरुआत तब हुई जब ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया को खोजा था। लेकिन ल्यूवेनहुक ने जो बैक्टीरिया को खोजा था तो उन्होंने उस समय इसका नाम रखा था एनिमल क्यूल रखा था। क्या रखा था? एनिमल क्यूल। बैक्टीरिया की जो खोज किया था ल्यूवेनहुक ने, तो ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था। ल्यूवेनहुक ने क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल नाम दिया था, एनिमल क्यूल। और दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज तो 1675 में ही हो गई थी, जिसके साथ सूक्ष्म जीव की दुनिया की शुरुआत भी हो गई। और हम ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन लंबे समय तक बैक्टीरिया को खोजे जाने के उपरांत भी बैक्टीरिया के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। यानी खोज तो लिया गया ल्यूवेनहुक के द्वारा, लेकिन ल्यूवेनहुक और कुछ बैक्टीरिया के बारे में नहीं बता पाए। बहुत आगे चलकर एक वैज्ञानिक हुए और ये समय था दोस्तों 1829। देख लीजिए कितना लंबा समय हो गया। 1829 में एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था एहरेनबर्ग। क्या नाम था? एहरेनबर्ग। हिंदी नाम पढ़ लीजिएगा ना, एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एनिमल क्यूल का नाम बदल कर क्या रखा? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन बने? एहरेनबर्ग। उन्होंने ये काम कब किया? यानी 1675 में खोजे जाने के उपरांत इतने लंबे समय के बाद सिर्फ इस सूक्ष्म जीव को एक नया नाम मिला। क्या? बैक्टीरिया। देख लीजिए कितनी धीमी प्रगति हुई है। तो एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम दिया। ल्यूवेनहुक तो खोज करके उसका नाम क्या रखा? एनिमल क्यूल। लेकिन एहरेनबर्ग ने कहा कि ये नाम ठीक नहीं है, ये नाम के जगह उन्होंने क्या नाम दे दिया? और तब से बैक्टीरिया ही चल रहा है, हम लोग भी बैक्टीरिया ही पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? एहरेनबर्ग। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? एहरेनबर्ग। और बैक्टीरिया को खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? ल्यूवेनहुक। लेकिन इतने लंबे समय के बाद नाम बदला, फिर भी बैक्टीरिया के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। बहुत आगे चलकर 1864 में, कब? 1864 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम आप जानते होंगे, लुई पास्चर। लुई पास्चर नाम जानते हैं जी? रेबीज का टीका कौन को जाता? लुई पास्चर को जाता। तो 1864 में लुई पास्चर और 1876 में रॉबर्ट कोच, इसका भी नाम आप सुने होंगे, रॉबर्ट कोच। 1864 में लुई पास्चर और 1876 में रॉबर्ट कोच, इन्होंने एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी का नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का प्रतिपादन
पहले किया लुईस पास्चर ने और उसके बाद किया रॉबर्ट कोच ने। अगर आपसे पूछेगा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कौन दिया, और उसके बाद और मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कौन दिया, और ऑप्शन में दोनों है, तो किसका मारिएगा? क्योंकि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पहले कौन दिया? अब इस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में क्या था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में ये बातें थी कि सूक्ष्म जीव रोगों को फैलाते हैं, सूक्ष्म जीव रोगों को फैलाते हैं। यानी सूक्ष्म जीव रोग को फैलाते हैं, इसका पता सबसे पहले किन्हें चला? और उसके बाद इसी बात को उन्होंने एक थ्योरी के तहत समझाया, जिसे क्या कहा गया? यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वो थ्योरी है जिन्होंने पहली बार ये पता लगाया कि सूक्ष्म जीव यानी कि आंखों से न दिखने वाला सजीव रोगों को फैलाते हैं। इससे पहले ल्यूबेन हुक एरेनबर्ग को कुछ पता नहीं था कि बैक्टीरिया क्या करते हैं। बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव रोगों को फैला सकते हैं, इसकी जानकारी पहले किसको लगा? लुई पास्चर को। उसके बाद किसको लगा? और इस जानकारी को वो जिस थ्योरी बनाकर पेश किया उसे क्या कहते हैं? और जैसे ही इस बात का पता चला, तब तो पूरे विश्व में बैक्टीरिया के बारे में जानने का पूरी उत्सुकता बढ़ गई। शुरुआत में तो दोनों को गाली दिया जा रहा था। जब शुरुआत में इन्होंने ये पता लगाया कि सूक्ष्मजीव रोग को फैलाते हैं, तो इसकी आलोचना हुई। सब इसको बोल रहे थे कि दोनों पगला गया है। क्या बात कर रहा है कि जो चीज आंख से नहीं दिख रहा वो रोग फैला देगा, वो भी इतना बड़ा मानव शरीर में। कोई इसके बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। वो तो बाद में ये रेबीज का टीका बना दिया, बहुतों को रेबीज से ठीक कर दिया, तब इसका लोग बात मानने लगा। नहीं तो इस दोनों को मारने का प्लान बना रहा था सब। ये सब कुछ से कुछ फैला रहा है। देखिए कि क्या रहा है कि जो चीज आंख से नहीं दिखता है वो रोग फैला देगा। आखिर ये कैसे संभव है? आप जानते हैं गैलीलियो का नाम सुने हैं जी? गैलीलियो ने कह दिया था कि नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी ही घूमती है सूर्य के चारों तरफ। गैलीलियो को जिंदा जला दिया गया। क्या गैलीलियो, तुम कौन घूम रहा है? सूर्य घूम रहा है। तुम पागल होकर कह रहा पृथ्वी घूम रहा है। जबकि गैलीलियो सही थे। वही हाल इनके साथ होने वाला था। इनका तो भाग अच्छा था कि ये टीका सबको खोज लिया, बच गया। नहीं तो ये भी आ, समझे ना? तो जब इन दोनों ने ये पता लगा लिया कि सूक्ष्मजीव रोगों को फैलाते हैं, तब जाकर सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ने की उत्सुकता बढ़ गई। तब जाकर लोग बैक्टीरिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने लगे। और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज आने के बाद तो बैक्टीरिया के क्षेत्र में इतना रिसर्च हुआ, इतना रिसर्च हुआ कि बायोलॉजी के अंतर्गत एक अलग शाखा ही बन गया, और उस शाखा का नाम पड़ गया बैक्टीरियोलॉजी, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरिया। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बाद, अर्थात ये पता चलने के बाद कि बैक्टीरिया रोगों को फैला सकते हैं, उसके बाद तो बैक्टीरिया के क्षेत्र में इतना रिसर्च हुआ, इतना रिसर्च हुआ, इतनी जानकारी इकट्ठा कर गई कि बायोलॉजी में बैक्टीरिया को पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच बना दिया गया, और उसका नाम क्या रखा गया? और चूंकि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ल्यूबेन हुक ने की थी, इसलिए बैक्टीरियोलॉजी के पिता भी कौन कहलाए? ल्यूबेन होक। तो ल्यूबेन होक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, और ल्यूबेन होक को फादर ऑफ बैक्टीरियो। आपसे पूछेगा जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? ल्यूबेन होक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? ल्यूबेन होक। बात समझ गए? तो ये था बैक्टीरिया के खोज के बारे में बात, जो हम आपको बताए। हमें लगता है कि आपका भी बहुत कॉन्सेप्ट
खुल गया होगा, खुल गया होगा। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लें। बैक्टीरिया का खोज ल्यूबेनहॉक ने किया था और उन्होंने इसका नाम क्या रखा? एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल का नाम बदलकर बैक्टीरिया कौन रखा? एरेनबर्ग। सबसे पहले किसने पता लगाया कि बैक्टीरिया रोग फैलाते हैं? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का प्रतिपादन कौन किया? लुई पास्चर के बाद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का प्रतिपादन कौन किया? रॉबर्ट कोच। लेकिन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का पहली बार प्रतिपादन कौन किया? और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इस बात की जानकारी को उजागर किया कि सूक्ष्मजीव रोगों को फैला सकते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जब तक नहीं आया था तब तक किसी को कुछ पता नहीं था कि सूक्ष्मजीव रोगों को भी फैला सकते हैं। जब ये पता चल गया कि सूक्ष्मजीव रोग को फैला सकते हैं, तब जाकर बैक्टीरिया के क्षेत्र में तेजी से अनुसंधान कार्य होने लगे और उसके बाद बैक्टीरिया के बारे में इतनी जानकारी आ गई कि बायोलॉजी में बैक्टीरिया को पढ़ने के लिए एक अलग शाखा बना दिया गया, जिसका नाम क्या पड़ गया? और बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन कहलाए? ल्यूबेनहॉक। ल्यूबेनहॉक दो के पिता हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अब एक एक चीज सबसे पहले आपको ये जानना है कि बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं। बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? बैक्टीरिया को किसने खोजा, ये तो बात पता चल गया। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं बैक्टीरिया? बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह रहते हैं। हर जगह, ऐसा कोई जगह नहीं जहां बैक्टीरिया नहीं। मिट्टी के गहराई में, पर्वत की ऊंचाई में, वायुमंडल के ऊंचाई में, पर्वत के चोटी में, कोई ऐसा जगह नहीं है दोस्तों बैक्टीरिया नहीं है। आपके मुंह खोलकर अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो 10 करोड़ बैक्टीरिया आपके मुंह में होगा। अच्छा वाला बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी, हर जगह रहते हैं। जीव वैज्ञानिक तो केवल अंदाजा लगा रहे हैं कि वो जो सूर्य का धधकता हुआ गोला है, केवल वही बैक्टीरिया नहीं है, बाकी हर जगह क्या है? बैक्टीरिया। क्योंकि जब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री गए तो वहां भी उनको क्या मिला? बैक्टीरिया मिला। वो भी हैरान कि यहाँ कैसे बैक्टीरिया, अंतरिक्ष में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया सर्वव्यापी है। पृथ्वी पर ऐसा कोई जगह नहीं जहां बैक्टीरिया नहीं दोस्तों। हर जगह बैक्टीरिया। आपके शरीर में बैक्टीरिया है, आपके कपड़े में बैक्टीरिया है, आपके भैंस जो है उसमें भी बैक्टीरिया है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बात है, भैंस होना बहुत रुतबे की बात है। हाँ सर, भैंस रखना साधारण बात है जी। रुतबे वाला किसान भैंस रखते हैं। हाँ, इसलिए हंसिए नहीं। और भैंस को सुनकर जो आपको हंसी आ रही है, आपको हम एक डाटा दे देते हैं कि भैंस भारत के भारत के 7 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर भैंस नहीं रहेगा तो 7 करोड़ लोग रोजगार से वंचित हो जाएंगे। आप लोग हंस देते हैं। हंसिए नहीं। हंसना आपका बहुत मायने रखता है, उसके बहुत अर्थ निकलते हैं। इसीलिए हर जगह हंस करके आप अपने हंसी का बेइज्जत मत कीजिए दोस्तों। आपकी हंसी बहुत इज्जतदार है, उसको हर जगह मत निकालिए दोस्तों। तो बैक्टीरिया कहाँ रहते पता चल गया? कहाँ रहते जी?
हर जगह रहते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं कि जहां बैक्टीरिया नहीं रहते। क्लियर हो गया? अब आते हैं दोस्तों, एक उत्तर मिल गया। आपसे पूछेगा क्या मृत सागर में बैक्टीरिया है। एवरेस्ट की चोटी पर बैक्टीरिया है। सजीव के शरीर में बैक्टीरिया है। बिल्कुल है, हर जगह बैक्टीरिया। कोई ऐसा जगह नहीं जहां बैक्टीरिया नहीं। आप अगर ज्योग्राफी हल्का फल्का पढ़े होंगे ना, तो एक मृत सागर है, उसमें इतनी लवणता है कि उसमें कोई नहीं रहता है, इसको छोड़कर। वेरी गुड दोस्तों। तो बैक्टीरिया को किसने खोजा, याद हो गया? बैक्टीरिया कहाँ रहते, याद हो गया? अब तक जो आप सूक्ष्म जीव पढ़े थे, वो सूक्ष्म जीव किसी न किसी शरीर के भीतर रहता था, अकेले रहने की क्षमता नहीं थी। लेकिन बैक्टीरिया वैसा नहीं है, बैक्टीरिया बड़ी पावरफुल है, बड़ी पावरफुल। और तो और एक डाटा हम आपको बता देते हैं कि वैज्ञानिकों को ये पूरा अनुमान है कि इस पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले किसका जीवन की शुरुआत हुई? बैक्टीरिया की। यानी पृथ्वी का निर्माण, आज जितने सजीव देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पृथ्वी बना और सब ऊपर से गिर गए रहने लगे? नहीं, इस पृथ्वी पर बहुत धीरे धीरे सजीव का विकास हुआ है। और जब प्रकृति ने पृथ्वी पर सजीव का विकास करना शुरू किया, तो सबसे पहले पृथ्वी पर किसको भेजा? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया वो सजीव है, बैक्टीरिया वो सूक्ष्म जीव है जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की है। ये पृथ्वी का सबसे लोकल सजीव है, लोकल। बैक्टीरिया तो हम लोग को देखता होगा ना, आश्चर्य करता होगा कि हाल फिलहाल ये मानव आया है और उछल रहा है पूरा। एक बार हैजा फैलाएंगे, कहाँ जाएगा? अब आपके मन में यही प्रश्न आता होगा कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एक बात तो है कि जैसे भी होते हैं, ये आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, खुली आंखों से नहीं दिखेगा। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, तो हम ये बात समझने की बात कर रहे हैं कि अगर हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप लेकर देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, उससे पहले आप ये जानिए कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है वो सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? सेलुलर होते हैं। सेलुलर यानी कोशिका के बने होते हैं। अब तक जो पढ़ रहे थे आप, अब तक जो सूक्ष्मजीव पढ़े हैं, वो नन सेलुलर था। बैक्टीरिया क्या है? सेलुलर। और यह है दोस्तों कैसा सेलुलर? यूनिसेलुलर। यानी बैक्टीरिया कैस एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। यानी इसका शरीर कितने कोशिका से बना होता है? एक कोशिका से बना होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो बैक्टीरिया कैसा सूक्ष्म जीव है? सेलुलर में कैसा? और बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। किस कोशिका से बना होता है? प्रोकैरियोटिक। अब कहिएगा कि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका तो जानबे न करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पढ़बे न करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पहला चैप्टर बताए थे ना जी। तो बैक्टीरिया कैसा सूक्ष्म जीव है? सेलुलर। कैसा सेलुलर? कौन कोशिका? तो बैक्टीरिया यूकैरियोटिक से नहीं बल्कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। बैक्टीरिया किस कोशिका से बने होते हैं? यानी जिन कोशिकाओं से हमारा शरीर, आपका शरीर, पौधे का शरीर बना है, उस कोशिका से बैक्टीरिया नहीं बना है। बैक्टीरिया किस कोशिका से बना है? प्रोकैरियोटिक।
अब दोस्तों, आप तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं ना जी, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक ये सब नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते। तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो जो विशेषताएं होती हैं वो सारे विशेषता किसमें होगा? बैक्टीरिया। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो जो विशेषता है वो सब विशेषता किसमें होगा? आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो बैक्टीरिया में भी नहीं होता। आपसे पूछेगा कि वास्तविक केंद्रक बैक्टीरिया में होते हैं? नहीं होते हैं। वास्तविक केंद्रक भी बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में कौन राइबोसोम रहता है? कौन राइबोसोम? 70 एस राइबोसोम। बात समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन वास्तविक केंद्रक नहीं होते। तो आपसे पूछेगा क्या बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका सब में कोशिका भित्ति है, तो बैक्टीरिया में भी कोशिका। और कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पौधे में होता है। किसमें होता है? लेकिन कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, इसलिए बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति होती है। लेकिन बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनकर पेप्टिडो ग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडो ग्लाइकन। पढ़ने में दिक्कत? तो आपसे पूछेगा क्या बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है? यस, होती है। क्या बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली होती है? यस, होती है। क्या बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है? किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकन की होती है। क्या बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है तो क्या वो पौधों के तरह ही कोशिका भित्ति होती है? नहीं, वो किसका बना कोशिका भित्ति होती है? अब देखिए, पौधों में भी कोशिका भित्ति और बैक्टीरिया में भी। इसलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में पौधों के समान कौन सी गुण पाई जाती है? तो सेल वॉल की उपस्थिति, यानी कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति की। आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया में पौधों के समान कौन से गुण पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ये गुण बैक्टीरिया का किससे मिलता है? पौधे से मिलता है। किससे मिलता है? एक क्वेश्चन तो एक बार ये पूछा गया कि पौधा, जीवाणु को पौधा कहा जाता है, क्यों? तो इसीलिए कि कोशिका भित्ति पौधों में भी है, कोशिका भित्ति। इस समानता के कारण कभी कभी जीवाणु को पौधा के श्रेणी में बोल दिया जाता है, लेकिन हालांकि ये सही नहीं है। क्लियर हो गया? समझ गए? बैक्टीरिया को किसने खोजा? आप समझ गए। बैक्टीरिया कहाँ रहता है ये भी समझ गए। बैक्टीरिया कैसे होते हैं ये भी समझ गए, कि बैक्टीरिया सेल से बने होते हैं। किस सेल से बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक से बने होते हैं। कितने सेल से बने होते हैं? एक सेल से बने होते हैं। और दोस्तों, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से उसको सेल नामक चैप्टर में जाकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जितना पढ़िएगा सेम टू सेम किसके बारे में पढ़िएगा? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही बैक्टीरिया बना, इसीलिए सारा विशेषता प्रोकैरियोटिक का किस में मिलेगा? बैक्टीरिया में मिलेगा। क्लियर?
तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं कोई दिक्कत नहीं। आप कह सकते हैं बैक्टीरिया सेलुलर होते हैं, और ये पृथ्वी का पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये पृथ्वी का पहला कोशिकीय प्राणी है। क्लियर। लेकिन आपके मन में फिर एक और प्रश्न आएगा कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये तो हम जान गए, लेकिन आप कहिएगा हमें जानना यह है कि बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं। क्या सारा बैक्टीरिया एक जैसे दिखते हैं? बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, ये प्रश्न आपके सामने। बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं? क्या जितने भी बैक्टीरिया सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं, अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरह के दिखते हैं, अलग अलग तरह के। यानी बैक्टीरिया गोल भी दिखते हैं, बैक्टीरिया गोल गोल भी दिखते हैं, गोल गोल भी होते हैं। बैक्टीरिया जो है क्षार के समान भी दिखाई पड़ता है, बैक्टीरिया क्षार के समान भी दिखाई पड़ता है, बैक्टीरिया क्षार के समान भी दिखाई पड़ता है। बैक्टीरिया सर्पिल भी दिखाई पड़ता है, बैक्टीरिया सर्पिल आकार में भी दिखाई पड़ता है, 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 सर्पिल आकार, ये है सर्पिल आकार दोस्तों। कुछ बैक्टीरिया हिंदी के कोमा के समान होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हिंदी के कोमा, कोमा जानते हैं जी, इस तरह दिखते हैं। तो बैक्टीरिया गोल भी दिखते हैं, बैक्टीरिया क्षार आकार में भी दिखते हैं, बैक्टीरिया सर्पिल आकार में भी दिखते हैं, बैक्टीरिया, तो सारे बैक्टीरिया एक जैसे। बैक्टीरिया गोल होते हैं, बैक्टीरिया क्षार के समान होते हैं, बैक्टीरिया सर्पिल होते हैं, बैक्टीरिया कोमा के समान होते हैं। और आ रहे हैं, घन वाला छूट गया रान जी, आ रहे हैं उस पे। आपको लगता है कि हम पूरा याद करके हम आते हैं क्लास लेने? आपको क्या लगता है 1 घंटा क्लास के लिए हम 3 घंटा पढ़ते हैं, तब जाकर क्लास लेते हैं? अब ये मत समझिएगा सो के उठते हैं क्लास घुस जाते हैं, बाकायदा तैयारी होती है। और आपको हम इतना पढ़ा रहे हैं कि बिहार पुलिस नहीं भी होगा तो अगला बार बिहार पुलिस का बैच आप स्वयं दे सकते हैं, लेकिन पढ़िएगा तब तो। ध्यान दीजिए, गोल भी होते हैं, क्षार भी होते हैं, सर्पिल आकार के भी होते हैं, और कोमा आकार के होते हैं। और अलग अलग आकार के बैक्टीरिया को जीव वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग नाम दिया है। ऐसे बैक्टीरिया जो गोल होते हैं उसे कहते हैं कोकस। क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं, या कोकाई भी कहते हैं, कोकस भी कहते हैं या कोकाई भी कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो क्षार के समान होते हैं उसे कहते हैं बेसिलस। क्या कहते हैं? बेसिलस कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या कहते हैं? सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को एस्पाइरिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा आकार के बैक्टीरिया को वाइब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसे बैक्टीरिया जो गोल होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो क्षार के आकार के होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो सर्पिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो कोमा आकार के होते हैं उसे क्या कहते हैं? वाइब्रियो। जिस बैक्टीरिया के नाम के आगे पीछे बीच में कोकस लग गया, समझिए वो बैक्टीरिया क्या है। जैसे आपसे पूछ देगा डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की आकृति कैसी? डिप्लो लास्ट में क्या लगा है? कोकस। जैसे आपसे पूछेगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु की आकृति कैसी? माइक्रोएस्पाइरिलम बैक्टीरिया की आकृति कैसी? वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की आकृति कैसी?
तो जिस बैक्टीरिया के नाम में कहीं भी कोकस लगा हुआ समझिए वो क्या है। जिस बैक्टीरिया के नाम में कहीं भी बेसिलस लगा समझिए वो क्या है। जिस बैक्टीरिया के नाम में कहीं भी सर्पे एस्पाइरिलम लगा समझिए वो क्या है। सर्पिल आकृति कैसी होती है देख लीजिए जी। जो बैक्टीरिया के नाम के आगे पीछे बीच में वाइब्रियो लग गया समझिए वो। जैसे एक हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया जो है उसका नाम है वाइब्रियो कोलेरी। वाइब्रियो। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है, वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है, क्लियर, समझ गए। अब ध्यान दीजिए कि कुछ गोल आकार का बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया, गोल आकार का बैक्टीरिया घन जैसे आकृति बनाकर आता है। कुछ गोल आकार का बैक्टीरिया घन जैसे आकृति बनाकर आता है और ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं सारसीना। क्या कहते हैं, सारसीना कहते हैं। बात समझ गए ना, क्लियर हो गया। कुछ गोल आकार का बैक्टीरिया समूह बनाकर किस आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं, घन आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कौन बैक्टीरिया, गोल बैक्टीरिया। कुछ गोल बैक्टीरिया जो है वो घन जैसे आकृति में रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बैक्टीरिया कौन खोजा याद हुआ, बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं याद हुआ, बैक्टीरिया कैसे होते हैं याद हुआ, बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं ये भी याद हो गया कि नहीं हो गया। अब आपके मन में होगा कि ये बैक्टीरिया आते पीते क्या है, ये भी जानना जरूरी है जी। नींद आ रहा है, क्लियर हुआ जी। गोल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, क्षर आकार को बेसिलस, सर्पिल आकार को कोमा आकार को। ऐसे गोल बैक्टीरिया या ऐसे कोकस बैक्टीरिया जो समूह में रहकर घन आकृति के बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सारसीना कहते। अब आपको ये जानना है कि बैक्टीरिया खाते पीते क्या है। खाना पीना तो जरूरी है ना, है? पहले पानी पीना जरूरी है। ममता कुमारी का है कि रहने दीजिए। ममता कुमारी गड़बड़ा जाएगा, सब सिलेबस कैसे समाप्त। और आपको क्या लगता है तैयारी आसान है। बहुत लड़का सबको देखते हैं बहाली आया घूम रहा है, उसको दोस्त और भर दिया, हाँ भर दिए, घूम रहा है, सब हवे में है। परीक्षा होगा निकालेंगे, बहुत कठिन है, बहुत। वो क्या लगता है तैयारी के दौरान कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल कष्ट होगा। कभी कभी इतना होगा कि आपको रोना आ जाएगा, फिर भी रो रो कर पढ़ना होगा, गोल जीवाणु को का, तब जाकर रिजल्ट होता है। अब आइए दोस्तों कि बैक्टीरिया में खाने पीने के तरीके कैसे हैं, तो मतलब आपको जाना कि बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। बैक्टीरिया में खाने पीने के तरीके को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, अंग्रेजी में न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में खाने पीने के तरीके क्या है या बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है। दोस्तों इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है ना उनमें पोषण दोनों दोनों पोषण दो तरीके से होता है। पोषण कितने तरीके से, दो तरीके से। प्रोपोषण, आज तो याद है आपको, क्या बात है, इसको कहते हैं असली टैलेंट।
कुछ नहीं, ये सबको याद है। अल्लाह करे। अब परीक्षा में पूछेगा भारत की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? नई दिल्ली। तो ये सब क्वेश्चन बन गया तो कोई बात नहीं है, कब से बना होगा। जरूरी ये है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे वो बननी चाहिए। तो पोषण इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उसमें पोषण तो ये तरीके से होते हैं, स्व पोषण और पर पोषण। ऐसा सजीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सजीव पर निर्भर है वह क्या है? स्वपोषण। जैसे हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु और पौधे पर डिपेंडेंट है कि नहीं, मतलब हम लोगों में स्वपोषण नहीं होता है। ऐसा पोषण जिसमें सजीव को अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहना पड़ता उसे क्या कहते हैं? पर पोषण। तो पोषण के दो तरीका है, स्वपोषण और पर पोषण। स्वपोषण मुख्यतः पौधा में होता है। किसमें? पौधा को भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे या जंतु की जरूरी है, लेकिन जंतु को पौधा की जरूरी है। तो पोषण के कितने तरीके होते हैं या खाने पीने के कितने तरीके होते हैं? स्वपोषण और परपोषण। जब सजीव अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर नहीं रहे, जब सजीव अपने भोजन के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर रहे, पर पोषण। पर पोषण लिख, पर पोषण। सॉरी दोस्तों, तो अब सवाल है कि बैक्टीरिया में कैसा पोषण होता है? बैक्टीरिया में कैसा पोषण होता है? स्व पोषण होता है कि पर पोषण होता है? स्व पोषण होता है कि पर पोषण होता है? कौन पोषण होता है? दोनों। बैक्टीरिया स्वपोषी भी होते हैं, और लेकिन जो स्वपोषी होते हैं वो परपोषी नहीं होते, जो परपोषी होते वो स्वपोषी नहीं होते। तो बैक्टीरिया के कई प्रकार हैं जिसमें कुछ में स्वपोषण होता है, कुछ में परपोषण होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि स्वपोषण करने के लिए सजीव को प्रकाश संश्लेषण करना पड़ता है। पौधे स्वपोषी है इसलिए अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? तो जो बैक्टीरिया स्वपोषण करता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, और ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसे कहते हैं साइनो बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया। आपसे पूछेगा साइनो बैक्टीरिया में कैसा पोषण, यानी साइनो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और इनके कोशिका में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल होते हैं। बस अंतर है कि पौधा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उसके भीतर में लेकिन बैक्टीरिया में डायरेक्ट क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। तो बैक्टीरिया की कई प्रजातियां जिसमें कुछ स्वपोषी हैं और कुछ स्वपोषी। बैक्टीरिया कौन है या प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कौन है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो बैक्टीरिया को किसने खोजा? याद हो गया कि नहीं हो गया? बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? सब जगह रहते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सेलुलर। सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं? कई कई तरह के दिखते हैं। बोल दीजिए। गोल दिखते हैं, छर दिखते हैं, सर्पिल दिखते हैं, कोमा दिखते हैं। बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है जान लिए कि नहीं? अब आपके मन में और प्रश्न आता होगा कि ये बैक्टीरिया बच्चा पैदा कैसे करता, क्योंकि तो वो बहुत जरूरी है। अरे हल्ला कर रहे हैं, हम लोग सभी पैदा नहीं हुए हैं। अब लोग हाथ से लगता है हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, क्या टिश्यू कल्चर से हुए हैं क्या?
अर्थात हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, समझते नहीं है, तुरंत हंस देते। अब आपको जानना है दोस्तों, बैक्टीरिया में जनन, जनन के लिए एक दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है और अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है रिप्रोडक्शन। अब तो यही न बच गया जी कि बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है। एक और अमृत कुमार, बैक्टीरिया का जीवन काल कितना होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। बैक्टीरिया खाता क्या है? तो जो बैक्टीरिया स्वपोषी है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज खाता है। और जो बैक्टीरिया परपोषी है वो दूसरे के शरीर से लिक्विड भोजन को खींच कर खाता है। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया जी, वो क्या खाता है? वो हमारे लार को खींचता है, उस लार में कार्बोहाइड्रेट है, वही उसका भोजन। बैक्टीरिया हमारे रक्त को चूसता है, उस रक्त में भोजन है, वही बैक्टीरिया खाता है। अब आपको समझना है कि बैक्टीरिया में जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है ना, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, उस सजीव में जनन दो तरीके से, उसमें जनन कितने तरीके से होता है? दो तरह से। एक है अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। इसको अंग्रेजी में कहते ए सेक्सुअल। और दूसरा है लैंगिक जनन, इसको कहते हैं सेक्सुअल। तो जनन कितने प्रकार के? जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहले जनन के प्रकार को समझ लीजिए, तब ना पता चलेगा बैक्टीरिया में कैसे होता है। बैक्टीरिया में, सॉरी, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, उन सारे सजीवों में दो प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। ऐसा जनन जिसमें अकेला जीव, ऐसा जनन जिसमें अकेला जीव ही अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर दे, वो कैसा जनन है? ऐसा जनन जिसमें एक अकेला जीव ही अपने जैसे जीव उत्पन्न कर दे, उस जनन को क्या कहते हैं? और ऐसा जनन जिसमें जनन करने के लिए कितने जीव की आवश्यकता पड़े? दो जीव, उसमें एक रहना चाहिए मेल और दूसरा रहना चाहिए। तो ऐसे जनन जिसमें शिशु उत्पन्न करने के लिए या बच्चे उत्पन्न करने के लिए दो जीव की आवश्यकता पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें केवल एक जीव की आवश्यकता पड़े, उसे क्या कहते हैं? बात समझ गए? तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उस सूक्ष्म जीव में मेल फीमेल कुछ नहीं होता है। उन सारे सूक्ष्म जीव में कैसा जनन होता है? अलैंगिक होता है। अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन उच्च कुल के जंतुओं में होता है। सूक्ष्म जीव बहुत कम विकसित सजीव है, इसीलिए प्रकृति ने उन्हें प्रजनन करने के लिए आसान रास्ता दिया है। अलैंगिक जनन बहुत सिंपल जनन है, जबकि लैंगिक जनन कॉम्प्लेक्स है। लैंगिक जनन इसलिए कॉम्प्लेक्स है, इसमें दो जीव के मिलन से बच्चे उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा अकेले उत्पन्न कीजिए। तो बैक्टीरिया में कैसा जनन? अलैंगिक जनन। अब कुछ बच गया? सब कुछ जाने न बैक्टीरिया के बारे में, जाने कि नहीं जाने? बैक्टीरिया को किसने खोजा? आप जान गए? हमको बोलने दीजिए पहले।
बैक्टीरिया को किसने खोजा, आप जान गए। बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, ये भी आप जान गए। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये भी आप जान गए। बैक्टीरिया कैसे कैसे दिखते हैं, ये भी आप जान गए। बैक्टीरिया कैसे खाते पीते हैं, अर्थात बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है, ये भी आप जान गए। अब बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है, ये भी आप जान गए। लेकिन आप ये नहीं जाने कि बैक्टीरिया का जीवन काल कितना। बैक्टीरिया कुछ सेकेंड से लेकर कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं, अर्थात बैक्टीरिया का जीवन काल बहुत कम होता, बहुत कम। एक बैक्टीरिया कुछ सेकेंडों तक जीवित रहते हैं, कुछ मिनटों तक जीवित रहते हैं, कुछ घंटों तक जीवित रहते हैं, कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ रहे। अब आप कहिएगा कि बैक्टीरिया के बारे में तो सब कुछ जान गए। एक क्वेश्चन आ रहा है, बैक्टीरिया फीमेल भी होता? नो, बैक्टीरिया ओनली वन, नो मेल नो फीमेल, ओनली बैक्टीरिया। बात समझे कि नहीं समझे? और अलैंगिक जनन केवल बैक्टीरिया में नहीं, सारे सूक्ष्म जीवों में ही होता, सारे सूक्ष्म जीव। अब बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन कैसे होता है, ये भी थोड़ा जान लीजिए। मान लीजिए ये क्या है, पहले बीच से क्या होगा, पतला, बीच में क्या होगा, पतला। अब फिर टूट कर क्या हो जाएगा, एक से कितना हो गया, जनन कंप्लीट, कंप्लीट। ये अलैंगिक जनन है, और इस तरह के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं फीजन। क्या कहते हैं? और ये ए माइटोसिस सेल डिवीजन है, आपको बताए हैं। आपसे पूछेगा बैक्टीरिया में कैसा जनन, अलैंगिक, अलैंगिक में कैसा विखंडन, किस कोशिका विभाजन के द्वारा, ए माइटोसिस के द्वारा। और बैक्टीरिया का जनन बड़ा अजूबा है। आपका ये एक बैक्टीरिया कितना बन गया, तो अब ये दोनों नया बैक्टीरिया है, पुराना गया, पुराना का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त। और ये इतना अजूबा जनन है कि आप हैरान रह जाइएगा। अब ये दोनों नया बैक्टीरिया पैदा जो हुआ है, अगर ये खोजेगा पापा किधर है, पापा है ये न है। बात समझ रहे कि नहीं? विखंडन के द्वारा होने वाले जनन का सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके द्वारा होने वाले जनन में जनन करने वाले जीव का अस्तित्व ही नहीं बचता है। ऐसा कोई और जनन नहीं होता, ऐसा केवल किसमें होता है, विखंडन। अब ये दोनों घूम रहा है, 2 से 4 करेगा, अब फिर ये कौन जाएगा पता नहीं। समझ गए? लेकिन अब आपके मन में आता होगा कि ये तो समझ गए, बैक्टीरिया के बारे में आप सब कुछ समझ गए, लेकिन आप कहिएगा कि इस बैक्टीरिया से हमको क्या फायदा है, क्या फायदा है, क्या वायरस की तरह इससे केवल हानि तो ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा बैक्टीरिया से लाभ भी है और हानि भी है। बैक्टीरिया के कुछ कार्य ऐसे हैं जिससे केवल मानव को नहीं, समूची पृथ्वी को फायदा पहुंचता है। लेकिन बैक्टीरिया भयंकर भयंकर रोगों को भी फैलाता है। तो बैक्टीरिया एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। ये वायरस के तरह केवल हानिकारक नहीं है, बल्कि ये लाभदायक भी है। आखिर बैक्टीरिया से क्या लाभ क्या हानि है, आखिर बैक्टीरिया से क्या लाभ क्या हानि है?
दोस्तों कल बताएंगे हम इसके बारे में कि क्या लाभ और क्या हानि है, लेकिन लाभ और हानि दोनों है, ये वायरस की तरह नहीं है। अच्छा, न्यू स्टूडेंट टेस्ट कैसे लगाए? क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब कल के क्लास में बैक्टीरिया के लाभ और हानि पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इस चैप्टर का है क्वेश्चन का आंसर बनवाना चालू कीजिए, यानी चैप्टर समाप्त हो जाए और विद्यार्थी को आंसर के लिए 2 दिन वेट करना पड़े। दोस्तों दवा आज गला बहुत दर्द कर रहा है। ऑनलाइन वाले दोस्त बताइए कैसा रहा बैक्टीरिया? हाँ, आज बिहार स्पेशल होगा। अब बिहार स्पेशल केवल बिहार स्पेशल नहीं है, वो बिहार पुलिस स्पेशल है। आप लोग ये नहीं समझिए कि केवल बिहार स्पेशल है। अब दोस्तों परीक्षा के तैयारी में क्लास तो जरूरी है ही, लेकिन सेट मारना भी उतना जरूरी है। हम सेट मारने के तरीके को पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। आज हम एक बार फिर से डिस्कस करें कि सेट कैसे लगाए, सेट कैसे लगाए, इसका जिक्र हम एक बार और कर देते हैं। क्या हुआ जी तुमको जी? जा रहे आ रहे हैं, क्या नोटंकी लगा कर रखा है जी? अरे अल्लाह मत करिए। तो सेट कैसे लगाए? सेट लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे वही तरीका ठीक हो। हम सेट लगाने की वो तरीका बता रहे हैं जो इस तरीका को हम फॉलो करते हैं, या जब हम स्टूडेंट में थे तब फॉलो करते थे। अगर किन्हीं के पास सेट मारने के अच्छे तरीके हैं और वो लगातार सेट मार रहे हैं तो उसको कोई बदलाव नहीं करना, उसको अपने तरीके को फॉलो करना है। लेकिन जो सेट नहीं मार रहे हैं, सेट मारने के लिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि कैसे लगाए, तो उसके लिए हम एक रास्ता बता रहे हैं दोस्तों कि आपने लगाया, सबसे पहले आप खरीद कर लाइएगा किताब। अब मान लीजिए उस किताब में कितना सेट है, मान कर चलते 20 25 30 कुछ भी हो सकता है, मान कर चलते 15 से। शुरुआत तो शुरू से ही कीजिएगा क्या, यानी सेट 1 से। तो मान लीजिए हम सेट 1 को लगाए, सेट 1 को लगाए और सेट 1 में कितना क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन। अब मान लीजिए सेट 1 लगाया और आपको 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बना, लेकिन 60 क्वेश्चन नहीं बना, या बना तो गलत हो गया। तो आपको 40 क्वेश्चन बना, 60 क्वेश्चन नहीं बना या गलत, या फिर हो सकता 50 बना 50 नहीं बना, या ये भी हो सकता 60 बना 40। तो जो क्वेश्चन बना इसका मतलब वो क्वेश्चन आपको याद था इसीलिए बना, और उस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बना उसको सेट मारने के तुरंत बाद क्या करेंगे? याद करेंगे, पूरी तरह से याद करेंगे। अगर मैथ का क्वेश्चन है तो उसको 2-3 बार बना लेंगे और पूरी तरह से 60 क्वेश्चन को जिस दिन सेट मारे उसी दिन पूरी तरह से कंठस्थ कर लेंगे, कि इस तरह से कंठस्थ कर लेंगे कि आगे से वो 60 आएगा तो पहले वही बनेगा, 40 वाला बाद में बनेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ? ये नहीं सेट आज मारे अकल क्वेश्चन याद करेंगे, फेरा में पड़ जाइएगा, कभी सेट कंप्लीट नहीं होगा, बता रहे हैं आपको। इसलिए सेट मारने बैठिए तो ये सोचकर बैठिए कि जितना बना बना,
आपका काम यह है कि जो नहीं बना वो उसी समय 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, पूरी तरह से उसको क्या कर लेना है, रट लेना पूरी तरह से। अब मान लीजिए किसी का इंग्लिश बहुत कमजोर है तो इंग्लिश को छोड़ देना है तत्काल, लेकिन मैथ, रीजनिंग, जीएस को तुरंत क्या कर लेना है, रट कर देना उसी समय। और आपका सेट 1 क्या हो गया, कंप्लीट। अब आ जाएंगे कहा, सेट 2 पर। सेट 2 में वही प्रोसेस को अपनाएंगे जो प्रोसेस सेट 1 में अपनाए थे। तो सेट 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन सेट 3 पर जाने से एक बार फिर किस पर आएंगे, सेट 1 पर आएंगे कि 100 में 100 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 100 में मान लीजिए 10 में फिर मिस्टेक हो गया तो 10 को फिर से याद करना है और 1 का पूरा रिवीजन करके तब सेट 3 पर जाना। सेट 3 हो गया तो अब जाइएगा सेट 4 पर, नहीं, सेट 3 के बाद फिर रिवीजन करना है सेट 1 और सेट 2 का, तब जाना है 4 पर। 4 हो गया, उसके बाद 5 पर जाने से पहले सेट 1, 2 और 3 का क्या करना है, रिवीजन करना है, तब 5 को मारना है। फिर 5 को मारकर 6 पर जाने से पहले सेट 1, 2, 3, 4 को फिर से रिवीजन करना है। और इस तरह से जब आप सेट मारिएगा, लेट तो लगेगा लेकिन सारा क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। और इस तरह से अगर परीक्षा तक 50 सेट भी मारे हैं तो 50 गुना 100 कितना हुआ। अगर 5,000 में भी 1,000 मिस्टेक, कितना क्वेश्चन याद हुआ। 4,000 में 70 आएगा ही आएगा और आपको टॉप होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब कहिएगा तब क्लास लेने से क्या फायदा है, सेटे मारेंगे तो मारिए। लेकिन आप क्लास भी कर रहे हैं और सेट भी मार रहे हैं, रिजल्ट आपके मुट्ठी में। और हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, नोट रिजल्ट, मेरिट, मेरिट की बात कर रहे हैं। रिजल्ट हुई पुरानी, अब बात मेरिट की होगी। हमें नहीं चाहिए रिजल्ट, हमें मेरिट चाहिए, मेरिट। हमें नहीं चाहिए 100 में 80, हमें 100 में 100 चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन इस तरह से सेट नहीं मारिएगा, सेट मारने का कोई फायदा नहीं। आजकल अधिकांश लोग कैसे सेट मार रहे हैं ये हम अपने अनुभव से बता रहे। सेट खरीद कर लाएगा, मारेगा, 100 क्वेश्चन, 40 बना, 60 नहीं बना, 40 बन गया, फिर तुरंत सेट को ढकेगा। सोनू कहाँ है, चाय दुकान पर आओ ना, आज सेट मारे 40 से बना रहे, मेरा तो 50 हुआ था, तुम्हारा तो 10 ज्यादा, मेरा 40 से था। ठीक है, चाय लो, चाय लो, ऑर्डर कर। 2 घंटा तक चाय पिएगा, अब फुल डिस्कस करेगा कि हमारा 40 हुआ, तुम्हारा 50 हुआ। जिस पर डिस्कस करना चाहिए था उसको मोड़ कर घूम रहा है, और उसके बाद रिजल्ट नहीं होगा उसका, क्या बोलेगा, अरे सब सीट विकल है, तुम्हारा रिजल्ट होगा कभी। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। क्लियर हो गया। मिलते हैं कल के क्लास में, जहां हम बात करेंगे कि जीवाणु से क्या लाभ है और क्या। तो दीजिए इजाजत और वेट कीजिए आने वाले बिहार स्पेशल नोट, बिहार पुलिस स्पेशल। कर रोशन सर बोले हैं न्यू स्टूडेंट को सेट, न्यू स्टूडेंट, हु आर न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट तो आप तबे बने जब पहला क्लास में एडमिशन हुआ, तो आप न्यू कैसे हुए। अब मैट्रिक में स्टूडेंट नहीं थे, आप इंटर में स्टूडेंट नहीं थे, अब बिहार पुलिस में आकर न्यू बन रहे हैं। गजब बताया। जो भी कहिएगा ना, से हम न्यू स्टूडेंट है, समझ जाइए। अब फिर हम पर जाइएगा क्या
अभी बैक्टीरिया पढ़ा है, क्या ये 10वां क्लास में हम नहीं पढ़े थे? क्या ये 9वां क्लास में नहीं पढ़े थे? व्हाट द न्यू स्टूडेंट।